आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में सरकार है और बिहार में बहार है। नीतीश कुमार तमाम योजनाओं के द्वारा महिलाओं का परिचय देते हैं कि देखिए ना, आशा दीदी, जीविका दीदी को 1 करोड़ जीविका दीदी को काम दे दिए। लेकिन जब बिहार के सुदूर इलाकों में जाइए तो आज भी महिला मजबूर है पुरुष की बातों को सुनने के लिए। यहाँ तक कि घर का मुखिया जहाँ वोट देने को कहता है वहीं वोट दिया जाता है। जी हाँ, और इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं अनुकृति हैं, जनसुराज की प्रवक्ता हैं और अभी महिला फ्रंटल की इंचार्ज बनाई गई हैं, जिसमें कि MSME स्कीम दिया गया कि महिलाओं को किस तरीके से रोजगार से। देखिए, एक बात और बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर अभी सत्ता में आए नहीं हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, MSME स्कीम से जोड़ा जाएगा, उन तमाम जो उनके वादे हैं उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, उनके लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अनुकृति अभी कुछ रिसर्च की हैं और परिस्थिति क्या बिहार में महिलाओं की है, हम उन्हीं से जानते हैं। अनुकृति, क्या आपने क्या देखा? अभी घुमा आपने करीब 2 महीना। जी, तो मनोज, थैंक यू सो मच। MSME जो है हमारी एक सब कैटेगरी है। हम पार्टी में जब अब काम कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो काम तो सब हर पार्टी कर रही है। जनसुराज में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं बार बार बिहार बदलाव संवाद और बिहार बदलाव की, हम हर जगह घोषणा कर रहे हैं कि क्या क्या हम करेंगे उसको अचीव करने के लिए, उस तरफ हम एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। तो जब चुनाव के लिए वोट मांगने जाना एक बात हो गई, लेकिन चुनाव के लिए आपके वोटर कौन है उनको समझना एक दूसरी बात है। और हम लोग इस वक्त स्पेसिफिकली, मैं और मेरी टीम मेंबर्स, हम लोग महिलाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर बिहार। तो कुछ बातें निकल कर आई हैं एंड हम लोग तो लाइक आपने जैसे बताया कि अभी सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन बिहारी तो है ना, तो बिहारियों के लिए तो करेंगे ही काम। तो वही अभी हम उसी लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकल कर आ रही हैं। तो जो सबसे पहले नज़र आया वो ये कि महिलाओं की जो श्रेणी है वो खुद को अलग अलग श्रेणियों में ना बांटकर सिर्फ औरत माने, जेंडर जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जो मैंने डिस्कवर किया, चाहे वो सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर कास्ट हो जिसको फॉरवर्ड बोला जाता है, वो कैटेगरी या ट्राइबल कैटेगरी हो, उनकी प्रॉब्लम सेम है। रोक दे रहा हूं आपको। आपने जो कहा कि जेंडर माने महिला का मतलब हुआ महिला, वो अपने को भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, आप यदि नहीं कहना चाहती हो क्योंकि आप पॉलिटिकल ये में, तो मैं इस कैटेगरी में मत देखें अपने आप को। महिला है तो महिला है, उसे उसका हक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं ऐसे ही नहीं हवा में बोल रही हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम अब हो रहा है, रोज रोज बातें हो रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स महिलाओं की अक्रॉस द बोर्ड सेम है। और ये समझना पड़ेगा महिलाओं को खुद, क्योंकि अभी भी ये आपको डेटा मालूम होना चाहिए ना कि हमारी जो जेंडर रेशियो, जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, हम लोग 916 प्रति 1000 मेल्स पे हैं। 916 औरतें 1000 मेल्स, और हमारा नेशनल एवरेज जो कि बहुत अच्छा नहीं है वो 940 है। हम लोग और कम है, सोचिए। फिर हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है। अब एक बात, और हमारी लिटरेसी रेट 50% है, विमेन लिटरेसी रेट की बात कर रही हूँ। अब ये समझिए आप कि ये रेट्स, ये डेटा किसी एक कैटेगरी की वजह से नहीं आते हैं कि अच्छा पिछड़ा है तो इसलिए ऐसा हो गया। ये अक्रॉस बोर्ड महिलाओं को प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो आगे के वर्ग को बिलोंग करती हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पीछे के वर्ग के हो, जो भी हो, महिलाओं की प्रॉब्लम्स हर जगह सेम है। अगर मुझे सीमांचल के किसी बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर एरिया की किसी महिला ने बताया कि मैं नहीं निकल पाऊंगी क्योंकि मेरे पति अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे जमुई और मुंगेर में भी सिमिलर बातें सुनने में आ रही हैं, मेन शहर से भी वहाँ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्हीं सब बातों से मैं मजबूर हुई सोचने को कि ये सोशियोलॉजिकल कैटेगरी, जो सामाजिक श्रेणी जिसको हम बोलेंगे, वो तो एक बहुत ही बड़ा सा एक मतलब बड़ा ब्रॉड कैटेगरी है महिलाओं का, जेंडर जिसको मैं बार बार कह रही हूँ। और ये बात बिहार की महिलाओं को समझना पड़ेगी कि जब वो लोकतंत्र में
पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही हैं। और हमारी 13 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें ऑलमोस्ट हम महिलाएं 6.5 करोड़ हैं, जिसमें वोटिंग एज में लगभग 4.5 करोड़ होंगी। इन 4.5 करोड़ महिलाओं को ये समझना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ औरत हैं, क्योंकि बाकी सामाजिक कैटेगरीज उनके मेन डिसाइड कर रहे हैं, उनके पुरुष डिसाइड कर रहे हैं कि तुम कैसे बिहेव करोगी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जब तक, जैसे अब मैं प्रभारी चुनने की कोशिश कर रही हूँ, विधानसभा संयोजक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, महिलाओं को घरों से निकाल कर बार बार, अभी तो वोटिंग बहुत दूर है, चुनाव तो बहुत दूर है, अभी लोकतंत्र के इस तरह के एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने की आज़ादी नहीं है मैक्सिमम महिलाओं को हमारे पास। तो ये तो चिंता की बात है ना, और यही चिंता की बात मैं डिस्कस करना चाह रही थी, मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि महिला होती है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अगड़ा पिछड़ा, जिस भी वर्ग को बिलोंग करे, ये बात महिलाओं, चाहे जिस जिले से बिलोंग करे, ऑल ओवर बिहार प्रॉब्लम सेम है। लेकिन अनुकृति, सीएम तो कहते हैं कि हम जीविका दीदी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को तो जोड़ा है उसमें, तो आखिर आपने ये इस पर भी रिसर्च किया होगा, तो वो किस कैटेगरी की महिला है? मतलब महिला तो हैं, वो बिरादरी कौन सी उनकी आती है? अगड़ी बिरादरी तो जाएगी नहीं जीविका दीदी बनने। तो अभी जीविका दीदी के एग्जाम्पल से पहले एक दूसरा मैं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। आज सवेरे की बात है, मेरे यहाँ काम वाली एक क्लीनिंग लेडी आती हैं, उन्होंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे साइन करने गांव जाना है, कुछ ज़मीन की, अब चुनावी ईयर है तो बहुत सारे वादे जो 4-5 साल पहले किए गए थे वो धीमे धीमे किस्तों में थोड़ा बहुत खुदरा लेवल पे पूरे किए जा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है जाइए, तो कितना आपको आया है पैसा? तो कहती है कि आना तो 1,40,000 था, लेकिन 1 लाख के करीब ही आएगा, तो हम लोग उतना पढ़ लिख नहीं पाते हैं ना, तो देना पड़ता है। तो ये मान के चल रही हैं कि उनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब देखिए, मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ एक महिला काम करती है, और शायद सीएम भी सुन लें इस बात को, और उसको घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जब 1,40,000 रुपए की बात हो रही है, तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आया होगा। लेकिन अब समझ लीजिए आप कि मिलेगा उसे 1 लाख ही। और जब पिछले चुनाव में मैं गांव के सर्वे में गया था, तो ये बात सामने आ गई थी कि घर बनाने के लिए 30,000 और बाथरूम बनाने के लिए 3,000 रुपया तो निश्चित तौर पर चढ़ाना पड़ता है, तभी जाकर पैसा मिलता है। और वो भी पैसा मिल रहा है महिलाओं के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। घर भी मिल रहा है तो महिलाओं के नाम पर ही मिल रहा है, क्योंकि पुरुष हो सकता है वो घर को बेच दें, लेकिन महिला उस घर को बचा के सजो के रखना चाहती है। जी अनुकृति बताएं। और ये सबसे ज़्यादा दुख हुआ उसका जो रिएक्शन था, वो बहुत ही वास्तविक रूप में उसने इस चीज़ को बिल्कुल मान लिया है कि ठीक है उतना तो जाएगा ही। अब सोचिए, ये तो एक औरत से मैंने बात की, ऐसी लाखों औरतें होंगी, तो लाख इंटू 40,000 आप कर दीजिए, आप समझ लीजिए किस लेवल पे माना हुआ घोटाला चल रहा है। आगे तो अभी हम अगर परत खोलें तो महिलाएं मान के चल रही हैं कि भैया ये 40,000 तो चढ़ावा जब तक नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल, तो एक ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, जब मैं थोड़ा सा दूसरे तबके की महिला से बात करती हूँ, मध्यम वर्गीय से थोड़ा नीचे और लोअर मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर जिसको कहते हैं, अब उनको मान लीजिए नर्सिंग का कुछ कोर्स करना है, उसके लिए सो कॉल्ड उनको कुछ स्नातक या कुछ स्कॉलरशिप या साइकिल देने का वादा किया गया है, 3 साल से कुछ नहीं मिला है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बार बार, क्योंकि डेटा तो ऑफिशियल होता है, सरकार ही निकालती है सब कुछ, तो लेकिन ये जो बार बार नंबर्स हमें गिनाए जा रहे हैं, इनका किस पे असर पड़ रहा है? बिकॉज जिससे भी बात करो, महिलाओं की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, उनसे एक असंतुष्ट ही आंसर मिल रहा है, असंतुष्ट जवाब मिल रहा है कि नहीं दीदी पूरा तो नहीं हुआ है, ये तो हमको नहीं मिला है। हाँ, कहा था उन लोगों ने लेकिन आया नहीं है। ये चाहे स्कूल की बच्चियों के साइकिल देने की बात हो, यूनिफॉर्म देने की बात हो, या घर जैसे ये वेरियस, जिसको अब मैं उन स्कीमों को स्कैम बोलती हूँ, स्कीम्स नहीं है स्कैम्स हैं। वैसे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम देख लें, महिलाओं का सशक्तिकरण अगर हो रहा होता तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 36वें पायदान पे नहीं रहते। 36 ही स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें हम लास्ट हैं। कैसे नहीं रहते? क्योंकि
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मापदंड है, गुड लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपका एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मापदंड है। ये सब जब महिलाओं को मिलते हैं, लड़कियों को मिलते हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत डीप होता है, बजाय इसके कि सिर्फ पुरुषों को मिले। तो महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं तभी हम नीचे हैं। और लिटरेसी रेट अगर 50% है अभी भी महिलाओं में, और जब मैं लिटरेसी रेट बोलती हूँ तो मान के चलिए कि ये सिर्फ साइन करने की बात हो रही है। हाई स्कूल और मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे में हम क्या, किसको जीविका देने की बात हो रही है? क्या किसी का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है? क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सच में चल रहे हैं? यहाँ तो मुझे पता है कि जो हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं उस पर किसका पैसा लगा हुआ है। ऑलरेडी ये सरकार तो भ्रष्टता की इतनी हदें पार कर चुकी हैं कि अब शर्म आती है बताने में भी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। तो उसमें हम लोग की जो कैटेगरी है औरतों की, उसमें कहाँ वेलफेयर की स्कीमें आएंगी? तो वो तो अनुकृति, आप मानती हैं कि आप इतनी जल्द समझा पाएंगी बिहार की महिलाओं का, जिनका शोषण आज 75 सालों से हो रहा है? मैं कोशिश तो पूरी करूंगी। और जितनी जो आपने अभी बात की कि जो सीमांचल के किसी गांव की महिला की जो कहानी है, वही कहानी जमुई की किसी दूसरे बिरादरी की महिला की है, और वही कहानी यदि पटना के कुछ इलाकों में हम चलें तो वही सेम कहानी निकल कर और दक्षिण बिहार की तरफ जाएंगे तो और वही कहानियां मिलेंगी। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इसलिए उम्मीद है, सकारात्मक मैं इसीलिए सोच पा रही हूँ क्योंकि बिहार की उन्हीं महिलाओं ने मुझे ये उम्मीद दी है। पहला फ़ोन कॉल या पहला कॉन्वर्सेशन या पहला 1-on-1 बहुत डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं छोड़ा मैंने उम्मीद का दामन, दोबारा बात की, तिबारा बात की, चौथी बार फाइनली और सभाओं में मिले। धीमे धीमे उनके भी माइंडसेट पे असर पड़ा, उनकी मानसिकता भी सोचने पे मजबूर की, क्योंकि मतलब एक ही दिमाग है सबके पास। डिपेंड करता है कि किसको कितना ट्रेन किया गया है। दिमाग ह्यूमन बींग्स के पास सेम रहता है। मुझे प्रिविलेज मिला स्कूल कॉलेज जाने का, तो मेरी सोच जो है वो खुली। मुझे अलग अलग गुरु मिले जिन्होंने मुझे सिखाया। अगर मैं नहीं जा पाती तो मैं भी नहीं सोच पाती। तो मेरे जैसे कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतों को स्पेशली बताए कि वो, उनको पता भी नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है, उनको पता भी नहीं है कि उन तक जो सरकार की स्कीमें पहुंचनी चाहिए, जो पैसे उन तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब ये बहुत सारे लेवल पे काम करना है मनोज, की परिवार के लोगों से भी जो दब रही हैं महिलाएं, उनको भी ठीक से धीरे धीरे समझा के घर से बाहर निकालना है, और सरकारी जो उनको फायदा नहीं पहुंच रहा है उसके बारे में भी बताना। अनुकृति, एक चीज और आप बताइए, आप अभी भी ये उन महिलाओं की बात कर रही हैं जिनका शोषण हो रहा है जी। आप देखेंगे कि करीब करीब 35% मुखिया जो हैं वो महिला हैं, लेकिन उन्होंने कभी ब्लॉक का चेहरा तक नहीं देखा है। वहां भी उनके घर के पुरुष ही हावी हैं, चेक पर साइन कराते हैं, ले जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगी? मतलब मुझे नहीं लगता है मुखिया पति, ये जो शब्द है ये और पूरी दुनिया में कहीं होगा जितना हमारे बिहार में। मुखिया पति एक पद हो गया है। मुखिया छोड़िए मनोज, अब कैमरे पे मैं ये बात बोल ही देती हूँ। मैंने हमारे शहर के, क्योंकि मैं अपने लेवल पे, सिटीज़न के लेवल पे काफ़ी नाला, रोड वोड वगैरह के लिए काम करते रहती हूँ, तो मैंने मेयर के ऑफिस में कॉल किया और मुझे जो जवाब मिला, ऑन रिकॉर्ड जवाब मिला कि ये नंबर है, इनका ले लीजिए, इनसे बात कर लीजिएगा। मैंने कहा कौन है ये मेयर पुत्र हैं। मैंने कहा ये पद, यानी कि सीता साहू के बेटे हैं। चलिए, मेयर पुत्र, मैंने कहा ये पद है उनका। हाँ, यही सब संभालते हैं, यही बात बताएंगे आपको। ये मुझे पटना शहर में, और मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, बैकग्राउंड शायद आप अपने दर्शकों का भी बताएंगे। ब्यूरोक्रेसी में मैं रह चुकी हूँ, मैंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, लेकिन फिर भी एक बिहारी नागरिक की तरह मैं बहुत शौक में चली गई जब मुझे इतने खुले में बताया गया कि ये मेयर पुत्र है और यही करेंगे। तो सोचिए, पटना शहर की ये बात हो रही है तो गांव में क्या चल। चलिए, निष्कर्ष भारत बहुत दिनों से ये बात कह रहा था कि मेयर के हाथ में, यानी सीता साहू के हाथ में सिर्फ दस्तखत करना ही है। पार्षदों की खरीद बिक्री से लेकर सब कुछ उनके पुत्र करते हैं।
किस इंजीनियर से कितना कमीशन लेना है ये भी उनके पुत्र करते हैं। और निष्कर्ष भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार का तो हम खात्मा करके ही मानेंगे। तो इसी बात को मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रही थी कि महिलाओं को समझना पड़ेगा कि उनके हाथों की जो ताकत है, या तो इमोशनल एक को देकर कि भाई आप मत करिए मैं कर लूँगा, आप रहिए मैं संभाल लेता हूँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पुत्र हो, या उनको ऑलरेडी समाज ने इतना दबाया है कि उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये सोचिए, ये तो पद जो संभाल रही है उनकी बात है। आप लोग जो घर में बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक उत्सव होने वाला है आज से 4 महीने में। इसमें क्या करना है ये आप सोचिए थोड़ा। और मैं अभी सिर्फ एक महिला की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जनसुराज की बात करनी इसलिए पड़ेगी बिल्कुल ईमानदारी से कि जनसुराज जिस तरह से महिलाओं को एड्रेस करना चाह रही है, जिस तरीके से उनकी बात समझना चाह रही है, उनको लोकतंत्र में हिस्सेदारी देना चाह रही है, वो बाकी पार्टीज़ नहीं कर रही हैं। बाकी पार्टीज़ अभी भी आपकी श्रेणी पे, आपकी कैटेगरी पे खेल रही हैं, आपसे राजनीति कर रही हैं। हम लोग सामाजिक तौर पे जुड़ना चाह रहे हैं और जोड़ना चाह रहे हैं महिलाओं को। और देखिए 40 सीटें महिलाओं के लिए हैं, ये सब बातें तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की हैं, उसमें नहीं जाते हैं। एटलीस्ट वोटरों की तरह आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा और खुलकर आइए, थोड़ा सोचें। और अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, अनुकृति आप महिलाओं को ये समझाना चाहती हैं कि भाई पति कहें कि जाके कांग्रेस नीतीश कुमार को वोट देना है, आप सुन लीजिए वहां पे पति की बात, लेकिन जब अंदर जाइए तो अपने दिमाग की सुनिए, अपनी भलाई सोचिए। जो आपसे कह रहा है कि भाई पहली बार अपने बच्चे को देखकर वोट दो, अपने पति का पलायन रोकने के लिए वोट दो, वो कुछ सोच के कह रहा है ना। वो आपके लिए एक्चुअली अंदर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से उसने कुछ सोचा है कि बिहार की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपके लिए जो ये कह रहा है उसकी बात को थोड़ा तो आप सुनिए। और मैं निष्कर्ष भारत का प्लेटफॉर्म बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ इनके कि मैं ये इस्तेमाल कर पा रही हूँ ये कहने के लिए कि बहुत बड़ा मौका मिला है बिहार की महिलाओं को इस बार। पहली बार मैं कह रही हूँ, हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं आई हैं सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर जनसुराज से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम सबको पहली बार ये अंदर से ईमानदारी से लग रहा है कि मौका है और हमारे हाथ में लोकतंत्र का बहुत बड़ा हमारे पास एक पावर है, वो यूज़ करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी एक्चुअल और प्रगति के लिए। आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जब हम एक महिला का उत्थान होगा तो अगला परिवार तो उसका अच्छा होना ही होना है, लेकिन महिलाओं को समझना होगा कि वो कितना धरातल से भी नीचे उनको भेज दिया गया है। रोज़ रोज़ मैं बात कर रही हूँ और रोज़ रोज़ मुझे यही बात सामने आ रही है कि आत्मविश्वास तोड़ दिया गया है महिलाओं का। उनको ये बिल्कुल भुला दिया गया है कि आप का भी एक वोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी आदमी का। मैं आपको जो आपने कहा ना आत्मविश्वास तोड़ देने वाली बात, मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूँ। हरजोत कौर महिला जो मंत्रालय है उसकी चीफ सेक्रेटरी थी बिहार की, और एक 10th की बच्ची वो स्कूल में गई और 10th की बच्ची ने कहा कि मैडम हमें जो है वो मंथली जो पैड होता है ना वो नहीं मिल रहा है, तो और हमें जूते भी नहीं मिले हैं। तो उनका जवाब था कि पैड जूते मांग रही हो, कल तो तुम कंडोम भी मांगोगी। इस तरीके से जो आपने कहा ना मनोबल तोड़ने की, तो उन 10 साल की बच्चियों को एक IAS सीनियर IAS अधिकारी ने इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया था और वो ट्रोल हुई थी। बिल्कुल। एक अंग्रेजी में एक लाइन होती है कि विमेन आर द वर्स्ट कैरियर्स ऑफ पेट्रियार्की। पितृसत्ता को आगे बढ़ाने में औरतों का भी उतना ही एक हाथ है। बिल्कुल। और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाथ है एक्चुअली। तो जो इन्होंने किया कौर जी ने, वो पता नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी बोल रहा था या एक फ्रस्ट्रेटेड महिला बोल रही थी। उन्होंने जो मनोबल तोड़ा, जिसके कारण थैंकफुली काफ़ी उनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा। और मुझे यकीन है कि नहीं, मुझे यकीन है कि उनके दफ्तर में भी बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे उनको बोला गया होगा कि ये सब बातें नहीं होती हैं बोलने वाली। पर अगर उन्होंने ये कहा तो इससे तो हमको और शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी जो उन प्रिविलेज तबके जो होते हैं, वैसी औरतें अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं
तो हमको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम अपने आसपास की बच्चियों को ऐसा क्या बोल रहे हैं जो उनका मनोबल तोड़ रहा है। ये तो हमको सोचना ही पड़ेगा अपने लेवल पे भी, एज मदर्स, एज आंट्स, एज टीचर्स, एज डॉक्टर्स। अगर हम अपने आसपास की लड़कियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं और उनको मतलब भाई तुम बाहर मत निकलो छोटा कपड़ा पहन के, ये ज़्यादा सिखा रहे हैं बजाय इसके कि लड़के को बिहेव करना सिखाएं, तमीज़ उसको सिखाएं, तो गलती तो हमारी भी उतनी ही है। तो वो तो खैर एक सामाजिक डिस्कशन हो जाएगा काफ़ी अलग, और उसको भी तो करते ही रहना है, वो तो एक ऑनगोइंग डिस्कशन, वो ख़त्म होगा नहीं। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए एक कॉन्क्रीट तरीके से प्रशासन में और सरकार में अगर कोई महिलाओं को आगे लाना चाह रहा है, महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से सोच रहा है, आप ये देखिए ना, ये सब कमेटी फॉर्म की गई है, जीत हार का भी कोई बात और नहीं। MSME बना दी गई महिलाओं नहीं, की। ये जो फॉर्म की गई है ये वो है कि भाई स्पेसिफिक फोकस देखा जाए महिलाओं पे। तो इसका मतलब ही यही है कि हम लोग सीरियस हैं, वरना तो हम गाड़ी लेकर वोट मांगने के लिए गांव-गांव लोग ऐसे ही घूमते हैं, सबको इकट्ठा करके बात करते हैं। हम लोग महिलाओं की ही सभा करवा रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। एक एक बार में हमारे यहाँ अभी बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में प्रभारी लोग एक्टिव हो चुके हैं, संयोजक लोग एक्टिव हो चुके हैं, और हम लोग बिल्कुल कभी राजनीति में किसका एक्सपीरियंस हो नहीं हो ये नहीं देख रहे हैं। जो भी दिलचस्पी दिखा रहा है हम लोग उसको जोड़ रहे हैं, और अब हर जगह बात हो रही है, सभाएं इतनी, मुझे रोज़ खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटोज़ आती हैं, 20-20, 30-30 महिलाएं एक एक जगह इकट्ठा होके कम से कम एक घंटा बात कर रही हैं। ये नहीं हुआ था बिहार की राजनीति में कभी। ये इलेक्टोरल प्रोसेस में यूनिक चीज़ हो रही है। मैं ये कहना, अनुकृति, तो क्या आप मानती हैं कि इस बार महिलाओं ने कहीं ठान लिया है, युवाओं ने तो ठान लिया है, महिलाओं ने भी ठान लिया है कि बिहार को बदल देना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो ठान ही लिया है, और बाकी लोगों को भी ठानना पड़ेगा, बाकी महिलाओं को जो वोट दे रही हैं, जो देख रही हैं कि किस तरह से पिछले 35 साल से बिहार में क्या हुआ है। देखिए, जो डेटा है वो तो डेटा है, लेकिन आप पे जो गुजर रही है वो तो आपको मालूम है ना। आप जो जिंदगी जी रही हैं वो तो आप देख रही हैं, उसको तो कोई सरकारी फाइल आके बदल नहीं सकती है। तो आप ही देखिए, पूरा सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा आपकी भी स्थिति वैसी ही रहेगी। पहली बार एक राजनीतिक दल आके कह रहा है आओ जुड़ो हमारे साथ, और हम महिलाओं को प्रायोरिटी बना रहे हैं। क्योंकि जब देखिए, अब शराबबंदी की बात यहाँ पे करूँगी, एक छोटा सा सुपरफिशियल रूल बना के कि भाई हमने शराब बंद कर दी, महिलाओं के मसीहा बन रहे हैं। शराबबंदी क्या सच है? यहाँ पे इनके स्टूडियो से निकलकर मैं अगर अपने जनसुराज के पार्टी ऑफिस रात को मैं जाना चाहूँगी 9 बजे, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं फ़ोन करूँगी कि भैया हमको कोई लेने आ जाओ, क्योंकि सूखा नशा करके आज भी यहाँ पे हर गली में, हर चौराहे पे लोग घूम रहे हैं, छोटे बच्चे घूम रहे हैं। सूखा नशा ही नहीं अनुकृति, यदि हमारे स्टूडियो के अगल बगल आप जितनी चाहिए लोग आ जाएंगे फोन करने पे। होम डिलीवरी तो हो रही है, वो तो बिल्कुल आम बात है। मैं कह रही हूँ जो रीज़न दिया जाता है कि भाई शराबबंदी की वजह से रोड पे सेफ्टी बढ़ गई, नहीं बढ़ी है, क्योंकि 14-14, 15-15 साल के बच्चे वो कहीं से जाके सूखा नशा का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उसके कारण पेटी थेफ्ट्स बढ़ गए हैं। इनफैक्ट अभी वापस से चेन छीनने की घटनाएं शुरू हो गई, मोबाइल्स छीनने की घटनाएं तो चली रही थी। तो मैं बस ये इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने कि महिलाओं को इस तरह के जुमलेबाजी वाले चीज़ों पे विश्वास ना करके जो एक तथ्य दे रहा है कि भाई फैक्ट्री बनेगी, स्कूल में आपका बच्चा जाएगा, महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदार बनाया जाएगा, ये आपको बिल्कुल बाकायदे कोई प्लानिंग दे रहा है। आप इनकी बातों को सुनिए और इनकी बातों को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा गहराई में समझिए। तो ये थी अनुकृति, और अनुकृति का परिचय मैंने पहले भी दिया था, लेकिन मैं उन महिलाओं को भी बता देना चाहता हूँ कि अनुकृति जो हैं वो IRTS, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस की अधिकारी रहीं, मुंबई में रहीं, और वहाँ से जब बिहार बदलने की बात आई, पटना की रहने वाली हैं, बिहार बदलने की जब बात आई तो सब कुछ छोड़ के महिलाओं का साथ देने के लिए बिहार बदलने आ गई। आप भी थोड़ा सा कदम बढ़ाइए और निकल पड़िए बिहार बदलने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।